देखो रिकॉर्डिंग में मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर আছে হ্যাঁ ম্যাম। तो देखो हम लोग ब्रांच में जो है आज फॉरेन ब्रांच स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। क्वेश्चन नंबर 9 और 12 वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है फॉरेन ब्रांच स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो रेक्टिफिकेशन है, ये मैंने होमवर्क भी दिया था, ठीक है। तो एक बार हम करवा देते हैं। तो देखो क्या बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, pass necessary journal entries in the books of an independent branch of business entity to rectify or adjustment the following। तो नीचे कुछ गलती हुआ है, उसे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। जो भी एंट्री में कुछ भी मिस्टेक है उसे हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और एंट्री किसके बुक्स में करना पड़ेगा, ब्रांच के बुक्स में, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच बोल के। क्वेश्चन नंबर 9, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। अच्छा, सबसे पहले बोला है इनकम ऑफ 2800 एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। मतलब इसमें ओमिशन है, मिस्टेक क्या हुआ है, ओमिशन है। मतलब जो एंट्री होना चाहिए वो हम लोग एंट्री कर देंगे। तो एंट्री क्या होना चाहिए, बोल रहा है कि 2800 ब्रांच को एलोकेट किया है हेड ऑफिस ने, मतलब उसको प्रोवाइड किया है 2800, बट उसने रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसको रिकॉर्ड क्या करना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड इस तरीके से करेगा, ये जो है उसके पास इस पैसा कहाँ से आया, हेड ऑफिस के पास से, ठीक है। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू किस बात के लिए आया, तो कुछ इनकम हुआ है, तो टू इनकम बोल के रिकॉर्ड कर सकता है। कुछ नाम नहीं दिया है यहाँ पर, जो भी एलोकेट किया है उसने इनकम ऑफ 2000, इनकम का नाम नहीं है, तो हम लोग टू इनकम लिख देते हैं। जैसे अगर इनकम होता है, जैसे कि सेल, कैश टू सेल, डेटर हुआ तो डेटर टू सेल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए जो भी पेमेंट कर रहा है, जो भी पैसा दे रहा है, उसे हम लोग डेबिट करेंगे हेड ऑफिस। जैसे डेटर से पैसा मिलने वाला होता है तो डेटर डेबिट टू सेल करते हैं। यहाँ पर इनकम का नाम नहीं दिया है तो टू इनकम लिख दो। और ब्रांच के बुक्स में किसको डेबिट करेंगे, हेड ऑफिस को, क्योंकि ब्रांच के बुक्स में हमें हेड ऑफिस को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन। जब भी ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो इनकम क्रेडिट होगा, ये तो पता चल ही रहा है। तो डेबिट किसको करोगे, हेड ऑफिस को। ये एंट्री हमें लिखना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम 2800। अच्छा, इसका नैरेशन लेके लिखना पड़ेगा। नैरेशन हो जाएगा बीइंग इनकम एलोकेटेड बाय हेड ऑफिस, नॉट recorded, not recorded earlier, now recorded, now recorded। इस तरीके से हम लोग नैरेशन लिख सकते हैं। सेकेंड एंट्री देखते हैं, सेकेंड किस बात का एंट्री है। सेकेंड एंट्री में हमें बोला है branch paid 3000 as salary to head office manager but the amount paid has been debited by branch to salary account। तो यहाँ पर तो गलत हुआ है, मतलब रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच ने पे किया है 3000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस मैनेजर। तो जो करेक्ट एंट्री है वो ऐसा होना चाहिए, ब्रांच ने अगर सैलरी पे किया है किसका, हेड ऑफिस के मैनेजर का, खुद का नहीं है, तो उसके पॉकेट से पैसा गया तो टू कैश लिखेगा। डेबिट किसे करेगा, हेड ऑफिस के मैनेजर को। मतलब वो हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस के मैनेजर को नहीं, एक्चुअली हेड ऑफिस को डेबिट करेगा कि हेड ऑफिस से हम 3000 ले लेंगे, मेरे पास से भी 3000 जा रहा है, ठीक है, किसी के बिहाफ में पेमेंट कर दिया। ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए। रॉन्ग एंट्री इन्होंने क्या किया, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। तो इन्होंने सैलरी को डेबिट कर दिया, मतलब अपना एक्सपेंसेस दिखा दिया, ओन एक्सपेंस, बट इट इज नॉट ओन एक्सपेंस, ये हेड ऑफिस का है। तो सैलरी टू कैश कर दिया है। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, सैलरी को क्रेडिट करेंगे, हेड ऑफिस को डेबिट करेंगे। हेड ऑफिस डेबिट होना चाहिए, हेड ऑफिस को डेबिट और सैलरी को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 3000 being rectification of
salary paid on behalf of head office. तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ सैलरी पेड ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बिहाफ में इंडिपेंडेंट ब्रांच ने पे किया था, उसका रेक्टिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ब्रांच इनकर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5000 ऑन बिहाफ ऑफ द अदर ब्रांच। अच्छा, एक ये जो ब्रांच है इसने किसी और ब्रांच का ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे किया, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन हो रहा है ब्रांच के साथ ब्रांच का, लेकिन वो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से ही होता है क्योंकि रिकंसाइल करने में दिक्कत होगा। ये हम लोगों ने 2-3 क्लास पहले इस टॉपिक को कवर किया था कि जब भी किसी ब्रांच के साथ ब्रांच का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ऑब्वियसली हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से ही हो रहा होगा। इसीलिए अगर कोई ब्रांच दूसरे किसी ब्रांच के बिहाफ में एक्सपेंस पे करता है या कुछ भी गुड्स रिसीव करता है तो वो माना जाएगा कि हेड ऑफिस के थ्रू से ही हो रहा है, तो डेबिट या क्रेडिट हेड ऑफिस करना चाहिए। ठीक है, अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे करने से टू कैश होगा जो भी ब्रांच कर रहा है। अब यहाँ पर ब्रांच को डेबिट नहीं करेंगे, जिस ब्रांच से पैसा लेना है हम लोग हमेशा हेड ऑफिस को ही डेबिट करेंगे, हेड ऑफिस टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। वैसे तो ये पैसा लेना चाहिए वो ब्रांच से जिस ब्रांच के लिए इसने पे किया है, इस इंडिपेंडेंट ब्रांच ने, बट यहाँ पर डेबिट हमेशा हेड ऑफिस को किया जाएगा क्योंकि हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन रहता है अगर दो ब्रांच अपने अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो भी ये मान के करना है कि हेड ऑफिस के साथ ही हो रहा है। तो बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ अदर ब्रांच नाउ रिकॉर्डेड। फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या बोला है। फोर्थ नंबर में बोला है ए रेमिटेंस ऑफ 1,50,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। यानी कैश इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट है, हेड ऑफिस के पास अभी तक वो कैश नहीं जो है रिसीव हुआ जो ब्रांच ने सेंड किया था। हमेशा रिसीवर को एंट्री करना है, यानी हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री होना चाहिए, जबकि हमें बोला है कि ब्रांच के बुक्स में एंट्री करो। यानी यहाँ पर हम लोग को कुछ भी एंट्री नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये एंट्री ब्रांच के बुक्स में नहीं होने वाला, तो इसीलिए यहाँ पर हमें लिखना भी पड़ेगा नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच इज नीडेड। फिफ्थ नंबर में देखते हैं ए रेमिटेंस ऑफ 1,50,000 हैज सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन द डेट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट। बोल रहा है जिस दिन रिकंसिलिएशन हुआ उसके कुछ दिन पहले 1,50,000 ब्रांच ने सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। अच्छा, यही वाला तो किया क्यों, सॉरी मैंने गलत वाला कर लिया, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला हेड ऑफिस एलोकेट 75,000 टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 75,000 दे दिया है एज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस व्हिच हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। ब्रांच ने अभी तक वो अमाउंट का रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है जो अमाउंट उसको हेड ऑफिस से मिला है। ठीक है, तो फिर नॉट रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड कर देते हैं। ओमिशन का केस है तो जो एंट्री होना चाहिए वो कर देते हैं। तो ब्रांच कैसे रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच बोलेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 75,000। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंस किसका है? ये एक्सपेंस है हेड ऑफिस का। तो ये देखो एक्चुअली क्या हुआ था, हेड ऑफिस ने 75,000 ब्रांच को दे दिया एज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। शायद ब्रांच ने हेड ऑफिस का कोई एक्सपेंस पे किया होगा, तो उसने जब पे किया तो एक्सपेंस डेबिट किया होगा और हेड ऑफिस को क्रेडिट किया होगा। कैश को तो क्रेडिट करेगा नहीं क्योंकि उसे पता है कि वो अमाउंट वो हेड ऑफिस से रिकवर कर लेगा, लेकिन इसका एंट्री उसने किया नहीं है तो इसका एंट्री हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एलोकेटेड एक्सपेंसेस of head office not recorded at all, now recorded, not recorded before लिख दो, ये भी चलेगा, not recorded before, now recorded। अच्छा, फिर 6th नंबर
6th नंबर में हेड ऑफिस एलोकेटेड 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए ब्रांच कस्टमर। हेड ऑफिस के पास ब्रांच कस्टमर से 30,000 आया। द इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय ब्रांच ओनली नाउ, नॉट रिकॉर्डेड टिल नाउ। थोड़ी देर पहले ब्रांच को ये पता चला कि मेरा कोई कस्टमर हेड ऑफिस को दे दिया है पेमेंट 30,000, लेकिन उसको अभी भी पता चला, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रांच अपनी बुक्स में डेटर को कम कर देगा। डेटर का अमाउंट रिसीव हो गया तो डेटर को क्रेडिट कर देगा, कितने से, 30,000 से। बट उसके पास तो कैश नहीं आया। कैश किसके पास है, हेड ऑफिस के पास है, तो हेड ऑफिस से लेना पड़ेगा। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर collection from branch debtor directly by head office। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद ये वाला, गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस अमाउंटिंग टू 10,000। हेड ऑफिस ने 10,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया है बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच टिल डेट ऑफ रिकंसिलिएशन। बट रिकंसिलिएशन डेट आ गया है बट इसको अभी तक वो सामान मिला ही नहीं। द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, बाद में मिल रहा है। तो ये गुड्स इन ट्रांजिट। अब रिसीविंग पार्टी के बुक्स में एंट्री होना चाहिए। नाउ रिसीविंग पार्टी इज ब्रांच, ठीक है। अभी रिसीविंग पार्टी जो है वो ब्रांच है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर ही गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 10,000। being not received by the branch till date of reconciliation, the goods have been received subsequently। अच्छा, तो being goods in transit not recorded, गुड्स इन ट्रांजिट था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ बाय द ब्रांच टील, बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच टील डेट ऑफ रिकंसिलिएशन, द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। तो बीइंग गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड ऐसे लिख देते। बीइंग गुड्स इन ट्रांजिट नॉट रिकॉर्डेड तो नहीं बोला है, गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। इसे रिकॉर्ड करना था तो इसे हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, हो गया। बस ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन था तो मैंने करवा दिया। तो ये देखो, ये वाला हो गया। अब बचा इलास्ट्रेशन 12, ये करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेन ब्रांच। इलास्ट्रेशन 12, ये वाला। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, इलास्ट्रेशन 12, इसमें बोला है कि एफिक्स ऑफ कोलकाता हैज ए ब्रांच एट दिल्ली, ठीक है। तो इसका मतलब दिल्ली में ब्रांच है, कोलकाता में इसका मतलब क्या होगा, हेड ऑफिस टू विच द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम द कोलकाता बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। बोल रहा है कि क्योंकि ब्रांच दिल्ली में है और हेड ऑफिस कोलकाता में है, तो इसमें बोल रहे हैं द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से यानी हेड ऑफिस से स्टॉक ट्रांसफर होता है, बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। बट हेड ऑफिस के बुक्स में उसका कोई भी कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ऑन 31 मार्च 2001 द ब्रांच बैलेंस शीट एज फॉलोज, ब्रांच का बैलेंस शीट दिया हुआ है, बट हेड ऑफिस ने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है कि उसने अपने ब्रांच दिल्ली ब्रांच को क्या क्या सेंड किया है, लेकिन ब्रांच ने अपना बैलेंस शीट इसे दिया है, ठीक है। तो देखो, ब्रांच ने जो बैलेंस शीट भेजा है कोलकाता में, दिल्ली ब्रांच ने बैलेंस शीट कुछ ऐसे देखने में है, क्रेडिटर इतना, हेड ऑफिस का बैलेंस इतना, मतलब ब्रांच और हेड ऑफिस में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ब्रांच के अकाउंट में 1,68,000 क्रेडिट है, तभी तो लाइबिलिटी साइड दिख रहा है। डेटर का बैलेंस
बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। एक बिल्डिंग एक्सटेंशन का काम चल रहा था जिसको हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर बैलेंस नहीं दिख रहा है, कैश एट बैंक दिखा रहा है। ड्यूरिंग द 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2001, ठीक है, 6 मंथ्स का कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, 6 मंथ्स यानी 30 सितंबर 2001 तक। ये कैसे पॉसिबल है? 1 अप्रैल से देखो, 1 अप्रैल से इनका ईयर एंड होता है 31 मार्च का, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ्स हो गया। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, ये कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं। सेल्स, परचेज, वेजेस पेड, ये किसका है? ब्रांच का है। ब्रांच अपना सेल बता रहा है, ब्रांच अपना परचेज बता रहा है, वेजेस, सैलरी जिसमें इंक्लूसिव ऑफ एडवांस है, जनरल एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस मैनेजर, सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न, कैश पेड टू क्रेडिटर, बिल्डिंग अकाउंट, फर्दर पेमेंट, ठीक है, और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है। अब ट्रांजैक्शन का डिटेल्स भी हम लोग देख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, पहले देख लेते क्या दिया। तो अभी तक क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? एक हेड ऑफिस है, ब्रांच, एक बिजनेस है, ठीक है, एफिक्स बोल के, उसके कोलकाता में एक हेड ऑफिस है, दिल्ली में एक ब्रांच है। कोलकाता से स्टॉक दिल्ली में ट्रांसफर होता है, बट उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है अभी तक हेड ऑफिस के बुक्स में, बट ब्रांच ने अपना एक बैलेंस शीट दिया है इनको, और एक 6 मंथ्स का ट्रांजैक्शन का कुछ लिस्ट दे दिया है। सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स, बोल रहा है कि दिल्ली वाले ब्रांच जो है वहां पर हेड ऑफिस का जो अकाउंट ओपन हुआ होगा, ऑब्वियसली हेड ऑफिस का तो अकाउंट लेजर बना होगा, तभी तो बैलेंस शीट में हेड ऑफिस का ये लेजर दिख रहा है। ये तो अकाउंट कहां से आता है? बैलेंस शीट कहां से बनता है? ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस कहां से बनेगा? लेजर से। लेजर कहां से बनता है? जर्नल से। तो वही बोल रहा है हमें प्रिपेयर करने के लिए हेड ऑफिस का अकाउंट दिल्ली in Delhi books and branch balance sheet as on 30th September also give journal entries in the Delhi books, ठीक है, दिल्ली बुक्स यानी ब्रांच का बुक्स, ठीक है, दिल्ली बुक्स यानी ब्रांच का बुक्स। तो हमें क्या क्या करना है? हमें 3 पॉइंट करना है। पहला क्या करना है? हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है, किसके बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। सेकंड क्या करना है? ब्रांच का बैलेंस शीट बनाना है। ब्रांच का बैलेंस शीट, तो ब्रांच का बैलेंस शीट तो बना हुआ है, हाँ बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन हमें कब का बनाना है? 30 सितंबर 2001 का, ठीक है, 30 सितंबर 2001 का हमें बैलेंस शीट बना के देना है। ये जो है ये 30 सितंबर 2001 का नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है 31 मार्च 2001 का है, यानी यहाँ पर 1 अप्रैल 2001 से लेके 30 सितंबर 2001 तक का हमें बैलेंस शीट, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस शीट बनेगा वो बनाने के लिए बोला गया है। तो डेटा कहाँ से मिलेगा? है ना, यहाँ 6 मंथ्स का ट्रांजैक्शन दे रखा है ना, ड्यूरिंग द 6 मंथ्स ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उससे हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज इन दिल्ली बुक्स, और उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट में हमें बोला है जर्नल एंट्री बनाने के लिए इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ये इन द बुक्स ऑफ ब्रांच होगा, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ये भी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच होगा। तो वैसे जर्नल एंट्री तो एकदम एंड में बोला है, लेकिन बेटर यही होगा कि हम लोग सबसे पहले बनाएंगे अपना जर्नल एंट्री, ठीक है, तभी जाके हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बना पाएंगे। अच्छा, जर्नल एंट्री ब्रांच के बुक्स में करना है, तो ब्रांच अपने बुक्स में अपना जो है ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एंट्री करेगा, तो क्या एंट्री होगा? ये सब एंट्री होगा, ठीक है। सेल्स, परचेज, वेजेस पेड, ये सब एंट्री जो कि ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन बता दिया, तो जैसे तुम लोग 11 में करते हो ट्रांजैक्शन दे देता है उससे जर्नल एंट्री, वैसे ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इलास्ट्रेशन 12, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच। अच्छा, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर बोला है सेल्स, तो सेल्स का एंट्री क्या होना चाहिए? अब देखो एक बात ध्यान से कि हम लोग जो भी सेल्स वगैरह कर रहे हैं ये बाद में इनकॉर्पोरेट भी होना चाहिए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रांच, ये देखो यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर, ये बैलेंस शीट वगैरह जो भी बनेगा, एक सेकेंड, ये बैलेंस शीट तो हम लोग का ब्रांच का ही बनाने के लिए बोला है, ठीक है, हेड ऑफिस का बनाने के लिए तो बोला नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? इनकॉर्पोरेशन का एंट्री देना है। ये जो जर्नल एंट्री हमें करने बोला है ना इन दिल्ली बुक्स, हमें क्या करना है?
इनकॉर्पोरेशन का एंट्री करना है, क्योंकि ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, ब्रांच ने जैसे एक बैलेंस शीट का डेटा हेड ऑफिस को दिया है, तो वहां पर हेड ऑफिस दिखाया ना कि हेड ऑफिस को कितना पेबल है, ठीक है। तो हेड ऑफिस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दिखा रहा है। तो सेम तरीके से ये जो 6 मंथ्स का ट्रांजैक्शन है उसे जब ब्रांच दिखाएगा तो ब्रांच इसमें अपना इनकॉर्पोरेशन एंट्री भी देगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन किया था हेड ऑफिस का, ठीक है। हेड ऑफिस के बुक्स में इनकॉर्पोरेशन का एंट्री किया था। इनकॉर्पोरेशन एंट्री दोनों ही कर सकता है, हेड ऑफिस भी ब्रांच भी। अब इनकॉर्पोरेशन एंट्री का मतलब क्या था कि हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का एसेट मेरा, ब्रांच का लायबिलिटी मेरा, ब्रांच का इनकम मेरा, ब्रांच का एक्सपेंस मेरा, मतलब ये अकाउंटिंग टर्म में बोलेगा। सेम तरीके से ब्रांच क्या बोलेगा, मेरा सेल्स जो है हेड ऑफिस का, मेरा परचेस हेड ऑफिस का, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। बेसिकली इनकॉर्पोरेशन का जर्नल एंट्री कोड यहाँ हमें ऐसे नहीं करना है कैश टू सेल्स, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता कैश सेल हुआ था कि क्रेडिट सेल हुआ था, परचेज टू कैश ये सब नहीं करना है, परचेज टू क्रेडिटर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये जो भी है ये हमारा हेड ऑफिस के साथ क्या लिंक होगा वो हमें दिखाना पड़ेगा, ये सारे ट्रांजैक्शन का। तो देखो कैसे होगा, ब्रांच बोलेगा मेरा सेल्स हेड ऑफिस का सेल, तो एक बार जब सेल किया है तो ब्रांच ने ऐसा एंट्री जरूर किया होगा। अगर क्रेडिट सेल किया है तो डेटर टू सेल, और जब पैसा मिल गया होगा तो कैश टू डेटर, लेकिन वो एंट्री हमें नहीं करना है, हमें इनकॉर्पोरेशन का एंट्री करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्रांच क्या बोलेगा कि हेड ऑफिस का मेरा सेल, हेड ऑफिस का सेल, मेरे पास से मेरा सेल चला जा रहा है, ठीक है। तो वो अपने अकाउंट से सेल्स को हटाएगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि इनकॉर्पोरेट करने का मतलब ही क्या है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा। दिल्ली ब्रांच का अलग बन सकता है फाइनल अकाउंट, कोलकाता हेड ऑफिस का अलग बन सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों को कॉन्सोलिडेट करना पड़ेगा। यानी ब्रांच का जो भी, दिल्ली ब्रांच का जो भी एसेट इनकम लायबिलिटी है वो ऐड करना पड़ेगा हेड ऑफिस के साथ, ठीक है। तो उसी का एंट्री कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन का। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 2,40,000, और देखते हैं इनकम क्या है। जो भी इनकम आइटम है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इनकम क्रेडिट हो रखा है। अगर ये अपना इनकम ट्रांसफर कर रहा है हेड ऑफिस को तो सब जो है डेबिट हो जाएगा। तो ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस। एक्सपेंस कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये हम लोग का इनकम तो है लेकिन वो तो सेल से ही रिलेटेड है ना। कलेक्शन फ्रॉम डेटर का मतलब जितना हम लोग का सेल हुआ उसमें से इतना कलेक्शन हुआ, लेकिन हम लोगों ने तो सेल का एंट्री कर दिया है। देखो हम लोग ट्रेडिंग पीएल को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये कोई पीएल आइटम नहीं है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर अकाउंट में पोस्ट होके हमारा इसका इंफॉर्मेशन यूज होता है। तो ये तो कोई हम लोग का ट्रेडिंग पीएल का आइटम नहीं है, हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न ये हो जाएगा, ये इनकम है, ये डेबिट होगा। डिस्काउंट अर्न 1200, डिस्काउंट अर्न 1200 टू हेड ऑफिस, 2,41,200 being revenue ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, ठीक है। रेवेन्यू जैसे ट्रांसफर हुआ मतलब इनकम, सेम तरीके से एक्सपेंसेस भी ट्रांसफर होगा। एक्सपेंसेस में सबसे पहले परचेज वेजेस लिख लेते हैं। तो एक्सपेंसेस ट्रांसफर होगा तो एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा, टू परचेज, टू वेजेस, टू सैलरी, टू जनरल एक्सपेंस, टू सैलरी, टू जनरल एक्सपेंस, टू फायर इंश्योरेंस, टू फायर इंश्योरेंस। अच्छा ये रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नहीं आएगा, ठीक है। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो ट्रांसफर किया है, क्योंकि देखो ये हम लोग का एसेट आइटम हो गया, ठीक है। ये हम लोग का एसेट आइटम हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग रेवेन्यू और इनकम को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पीएल या ट्रेडिंग का आइटम नहीं है। ये जब रेमिट हो रहा है तो वो कैश में दिखेगा, ठीक है, मतलब कैश के बैलेंस में वो दिखेगा। मैनेजर सैलरी ये आ जाएगा एक्सपेंस। हम लोग पहले ट्रेडिंग और पीएल को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी के बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड,
अच्छा, अब अमाउंट लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड 8000, मैनेजर सैलरी 4800, 8000 4800। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर, लेकिन ये पूरा डेटा 6 मंथ्स का मेंटेन करना है, यानी प्रीपेड किया हुआ है, तो हमें यहाँ से 6 मंथ्स का दिखाना पड़ेगा। तो 3200 ये जो है, इधर लिख के दिखाते हैं, 3200 पूरे 1 ईयर का है, तो 6/12 करेंगे तो हमें 6 मंथ्स का मिल जाएगा। तो ये 2 से बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। अच्छा, इसके बाद जनरल एक्सपेंस 1600। सैलरी जो है इंक्लूसिव ऑफ एडवांस, अब ये भी हटाना पड़ेगा, एडवांस है तो वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एडवांस लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग पीएल को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये एक्रुअल बेसिस पे बनता है। तो 6400 माइनस 2000, 4400 हो गया। अच्छा, इसके आगे वेजेस, 20,000, परचेस 48,000, 20,000 और 48,000। डेबिट किसे करेंगे? हेड ऑफिस को, क्योंकि हेड ऑफिस अपने बुक्स में ये सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने वाला है। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। हम्म, 48 और 20, 68,000, 68,000, 4,400 प्लस 1,600 प्लस 1,600 प्लस 4,800 प्लस 8,000, 88,400, 88,400 का एक्सपेंसेस जो है हेड ऑफिस को ट्रांसफर किया गया। तो बी यहाँ पर लिख सकते हैं नरेशन में, नेक्स्ट पेज में लिख रहा है बी ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस, बीइंग ट्रांसफर टू एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस, हो गया। अच्छा, अब ये जो एडवांस सैलरी था, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस था, उसका भी एंट्री करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, सिर्फ सैलरी तो नहीं है, एडवांस सैलरी, तो ऐसे लिखते हैं एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। देखो नॉर्मली एडवांस सैलरी का एंट्री क्या होता है? सैलरी टू एडवांस सैलरी, ठीक है। एडवांस सैलरी जो है ये हम लोग के लिए एसेट होगा ना, तो यहाँ पर ये हेड ऑफिस जब इसे टेक ओवर कर रहा है तो जस्ट रिवर्स एंट्री होगा। जैसे देखो यहाँ पर सेल्स क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। नॉर्मली सेल्स तो क्रेडिट आइटम है ब्रांच के लिए, लेकिन ब्रांच ये क्या कर रहा है? ब्रांच बोल रहा है ये हेड ऑफिस टेक ओवर कर रहा है, तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री होगा। तो वैसे ही किया है मैंने, एडवांस सैलरी टू सैलरी, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग एडवांस एडजस्टेड बाय डेबिट टू सैलरी एडवांस अकाउंट, सैलरी एडवांस अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस का, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस 1600, बीइंग प्रीपेड एडजस्टेड, बीइंग प्रीपेड एडजस्टेड। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने क्या क्या एंट्री कर लिया। सेल्स का कर लिया, परचेज, वेजेस पेड, सैलरी का एडवांस और सैलरी दोनों ही कर लिया, जनरल एक्सपेंस कर लिया, फायर इंश्योरेंस कर लिया, ये नहीं किया, मैनेजर सैलरी कर लिया, ये नहीं किया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी नहीं हुआ है, लाइक कैश इन हैंड,
कैश एट बैंक, क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शन नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। एंट्री तो ट्रांजैक्शन का होता है ना, और यहाँ पर देखो ये ट्रांजैक्शन है ऑब्वियसली कैश पेड टू क्रेडिटर, लेकिन ये हमारा ट्रेडिंग पीएल वाला तो आइटम है नहीं, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल का आइटम नहीं है। नॉर्मली इनकम और एक्सपेंसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, और एसेट को भी करते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कैश पेड टू क्रेडिटर। अब ये कैश पे करने के बाद बैलेंस क्या दिख रहा है, वो तो उसमें इंपैक्ट आएगा, तो फिर इसका एंट्री करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये इसी में दिख रहा होगा, कैश पेड टू क्रेडिटर के बाद ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिख रहा होगा, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस के बाद इसका इंपैक्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर के बाद इसका इंपैक्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। इसीलिए ये सारे ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं होने वाला, ठीक है। बस हाँ, एक एंट्री जरूर होगा, बिल्डिंग अकाउंट वाला जो बोला है, क्यों, देखो बिल्डिंग अकाउंट को हमें बोला है क्लोज कर दो, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, यहाँ पर बोला है बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, ये वाला, ठीक है। तो इसका एंट्री हमें करना है क्योंकि इसे क्लोज करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर करके बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए बोला है, तो वही हम लोगों ने कर दिया। 4000 अमाउंट था जिससे वो क्लोज हो रहा है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग, अमाउंट ट्रांसफर कर देना है जो बिल्डिंग पे स्पेंड किया गया था, ठीक है। तो पहला देखो, पहला पॉइंट जो है मतलब जर्नल एंट्री, ये लास्ट में बोला था लेकिन वो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बना सकते हैं हेड ऑफिस का अकाउंट, क्योंकि एंट्री कर लिया तो उससे पोस्ट कर देंगे, और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बना लेते हैं हेड ऑफिस का अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट। पहले तो हेड ऑफिस का अगर कोई बैलेंस है ब्रांच के बुक्स में वो हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो हेड ऑफिस है 1,68,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो बाई बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी 1,68,000। अब बाकी एंट्री से लिखेंगे, तो इनकॉर्पोरेशन में ये देखो टू हेड ऑफिस, तो क्या हो जाएगा, बाई सेल्स डिस्काउंट नहीं लिख के हम लोग बाई सन्ड्रीज लिख देते हैं, ठीक है। बार बार इतना सारा नाम लिखने का जरूरत नहीं है, बाई सन्ड्रीज ऐसे लिख देते हैं, बाई सन्ड्रीज। यहाँ पर ये क्या है, सन्ड्रीज आइटम में रेवेन्यू आइटम है, ठीक है, कितना 2,41,200। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंसेस है, तो फिर से टू सन्ड्रीज बोल के 88,400 लिखते हैं यहाँ पर, टू सन्ड्रीज एक्सपेंस बोल के 88,400। और देखते हैं और कोई एंट्री होगा, हेड ऑफिस टू बिल्डिंग, तो टू बिल्डिंग बोल के हो जाएगा 4,000, टू बिल्डिंग 4,000। अच्छा, अब देखो यहाँ एक रेमिटेंस था, अब इसका एंट्री हम लोग कर सकते हैं। ये देखो रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 38,400, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश रेमिटेंस 38,400 हो गया। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे, और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4,09,200 4,09,200 4,09,200 माइनस 38,400 माइनस 4,000 माइनस 88,400, 2,78,400, 2,78,400 टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो हेड ऑफिस का अकाउंट भी बन गया कि इनकॉर्पोरेशन के बाद हेड ऑफिस का बैलेंस इतना दिखेगा। पहले दिख रहा था ये 6 मंथ्स के ट्रांजैक्शंस के पहले दिख रहा था ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का इतना क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अगेन क्रेडिट बैलेंस ही आया लेकिन इतना आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंसेस को इनकॉर्पोरेट कर लिया, बिल्डिंग अकाउंट क्लोज करने बोला था, हेड ऑफिस में ट्रांसफर करके वो ऐड ऑन हो गया, और एक कैश रेमिटेंस का एंट्री जो है वो भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 30th ऑफ सितंबर 2001 का हमें बैलेंस शीट बनाना है, किसका, ब्रांच का, ठीक है। अच्छा, ब्रांच के बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आएगा, तो जो ओल्ड बैलेंस शीट है पहले उसको देखते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में इनके पास डेटर है,
तो यहाँ लिखेंगे डेटर। बिल्डिंग वाला अकाउंट बंद हो जाएगा क्योंकि हमें बोला ही है कि इसको हेड ऑफिस में ट्रांसफर करके बंद कर दो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिखना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिखेगा। कैसे? क्योंकि देखो ना नीचे जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमें तो 30 सितंबर तक का प्रिपेयर करना है ना, तो ये देखो ऐसे टाइप में कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिख लेते हैं देख के। 1600 और 2800, 1600 और 28,000 था, 100 नहीं 28,000। ये देखो 28,000। अच्छा और क्या आ जाएगा? और यहाँ पर और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। और इधर देखो यहाँ पर और एक आइटम आना चाहिए, एक सेकंड। हाँ ये देखो, ये यहाँ पर और क्या आ जाएगा? हेड ऑफिस का बैलेंस आएगा। ये देखो जैसे हम लोग का पुराने वाले बैलेंस शीट में भी था, ये देखो हेड ऑफिस आएगा। अगर कुछ है तो है, वो तो अभी भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया ना। हेड ऑफिस का 2,78,400 क्रेडिट साइड में है, 2,78,400। और ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिख रहा था, तो हम लोग को क्रेडिटर का बैलेंस भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, और क्या आया था एसेट में? देखो एडवांस सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस, ये दोनों यहाँ पर आएगा। एडवांस सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 1600 और एडवांस सैलरी था 2000। ये दोनों एसेट आइटम होना चाहिए। और डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक डेटर और एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे और कैश का भी बना के देख लेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस इतना ही आना चाहिए या नहीं। तो डेटर अकाउंट, तो डेटर का जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस बीटी। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। ठीक है, उसके बाद डेटर के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? बोला था कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो बाई कैश बोल के लिख लेंगे। 6 मंथ्स के ट्रांजैक्शन में ये देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,60,000, डिस्काउंट 8,000, तो 1,60,000 बाई डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड है 8,000। और जो सेल हुआ है वो कितना है? 2,40,000। तो एज्यूम कि ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कितना कैश कितना क्रेडिट, तो पूरा ही हमें क्रेडिट मान के ही सोल्यूशन करना पड़ेगा। टू सेल्स, यहाँ पर क्रेडिट, क्योंकि जब बाइफर्केशन नहीं कर सकते हैं तो पूरा क्रेडिट सेल ले लेंगे। अच्छा अब इसको क्लोज करने से हमें पता चल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना है डेटर का बाई बैलेंस शीट। ये हो जाएगा 4,40,000 और 4,40,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,68,000, 2,72,000, 2,72,000। ठीक है, ये डेटर का हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4,40,000। ये हम लोग लिख लेंगे, इसको वर्किंग नोट 1 लिख लो और इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2,72,000। वर्किंग नोट नंबर 1 2,72,000। क्रेडिटर का हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में देख लेंगे कि कितना होना चाहिए। क्रेडिटर, क्रेडिटर का एक ओपनिंग बैलेंस था, तो वो तो क्रेडिट साइड में होगा। बाई बैलेंस बीडी, ये देखो 40,000। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 40,000। और यहाँ पर कलेक्शन क्रेडिटर को पे हुआ है, कैश पे टू क्रेडिटर 60,000, तो क्रेडिटर टू कैश, तो टू कैश या बैंक लिख सकते हैं 60,000। और डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ था, ये देखो डिस्काउंट रिसिप्ट 1,200, तो क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसिप्ट 1,200। और क्रेडिटर्स के साथ सबसे जो मेन रिलेशन दैट इज परचेज का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, एज्यूम की क्रेडिट परचेज है, क्योंकि जब बोला नहीं है कितना क्रेडिट है और कितना हम लोग का कैश है, तो हम लोग पूरा ही क्रेडिट मान के कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कैलकुलेशन कर लें। अच्छा और कुछ नहीं है, क्रेडिटर से जो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ये हो गया 88,000 और ये 88,000 माइनस 61,200, 26,800। ये हम लोग का हो गया टू बैलेंस सीटी। ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 88,000, 80
2,78,000। अब दोनों साइड टोटल करके देखते हैं टैली होता है कि नहीं। 2,78,400, 2,78,400 प्लस 88,000, 3,66,400, 3,66,400। मैंने शायद ये टोटल लिख दिया, 26,800। अच्छा, 26,800 मैंने गलती से वो टोटल लिख दिया था। 2,78,400 प्लस 26,800, 3,05,200, 3,05,200। अच्छा, इधर भी देख लेते कितना होगा। 2,72,000 प्लस 3,600 दोनों मिला के, और ये हो गया 29,600। 3,05,200 मैच हो गया। ठीक है, यही हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला था। हाँ, और जैसे मैंने बोला, देखो एक चीज हम प्रूव करके दिखा देते हैं कि ये जो पेमेंट का हम लोगों ने एंट्री नहीं किया क्योंकि वो कैश में ही दिख रहा है। उसके लिए देखो कैश अकाउंट बना के इसको चेक किया जा सकता है कि कैश का हम लोग का बैलेंस सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैश एंड बैंक, हम दिखा देते हैं चेक करके। ठीक है, ये जस्ट चेक करने के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी कैश का। ये देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कैश एट बैंक बोल के 8,000, कैश एट बैंक बोल के 8,000। अच्छा, और कैश से ट्रांजैक्शन ये देखो क्रेडिटर, तो बाई क्रेडिटर 60,000। डेटर का है टू डेटर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये देखो क्रॉस पोस्टिंग 1,60,000 डेटर का, ये रहा 1,60,000। और एक रेमिटेंस है। अच्छा, वेजेस वगैरह पेड हुआ है तो उसका जो एंट्री है वो करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये तो क्रेडिट सेल मान लिया, क्रेडिट परचेस, तो इसका एंट्री नहीं होगा। वेजेस पेड, तो ये हो जाएगा 20,000 बाई वेजेस 20,000। अच्छा, वेजेस के बाद सैलरी, सैलरी 6,400 पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो कैश अकाउंट बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई सैलरी 6,400, जनरल एक्सपेंस 1,600, फायर इंश्योरेंस 3,200, फायर इंश्योरेंस 3,200, रेमिटेंस 28,400, रेमिटेंस रेमिटेंस को कैसे लिखना पड़ेगा ये देखो यहाँ पर, हेड ऑफिस टू कैश। ठीक है, तो इसका मतलब बाई हेड ऑफिस रेमिटेंस को, बाई हेड ऑफिस रेमिटेंस, बाई हेड ऑफिस रेमिटेंस 38,400। अच्छा, और क्या हो जाएगा रेमिटेंस के बाद मैनेजर सैलरी, बाई मैनेजर सैलरी 4,800, बाई मैनेजर सैलरी 4,800। अच्छा, मैनेजर सैलरी के बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिव, ये सब तो नहीं आता है। कैश पेड टू क्रेडिटर लिख लिया है मैंने, कैश इन एंड कैश एट बैंक। ठीक है, अब देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग लिख लेते हैं, बाई कैश इन हैंड और बाई कैश एट बैंक। दोनों अमाउंट लिख के टोटल करने से टैली हो जाना चाहिए, तभी जाके पता चलेगा कि ये सारी चीजों का इम्पैक्ट ये दोनों बैलेंस में आया हुआ है। वैसे बैलेंस शीट टैली हो गया है तो इसका मतलब तो है ही, फिर भी यहाँ पर 1,68,000 हो जाएगा इधर टोटल करने पे, 1,68,000। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है।
8,000 ये दोनों मिला के प्लस 38 और ये हो गया 3 41,600 प्लस 4,800 प्लस 1,600 प्लस 28,000 84 और ये हो गया 80 84 और 80। अच्छा 1,64,000। अच्छा कुछ तो कम हो गया 1,64,000 नहीं 1,68,000 होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा होगा मैंने, एक मिनट देख ले। फिर से एक बार टोटल करके देखते हैं 60,000 20,000 80,000 86,400 86,400 और यहाँ पर 3,000। अच्छा 86,400 प्लस 1,600 प्लस 3,200 प्लस 38,400 प्लस 4,800 प्लस 1,600 प्लस 28,000 1,64,000। कुछ तो छूट गया होगा। ओ हाँ बिल्डिंग का देखो, बिल्डिंग का ट्रांसफर वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो बिल्डिंग वाला जो ट्रांसफर है वो भी लिखना पड़ेगा, ये वाला नहीं लिखा। बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट हुआ है, पेमेंट करके क्लोज किया गया है, तो क्लोजिंग का तो एंट्री हुआ बट पेमेंट हुआ है बिल्डिंग के लिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? बाई बिल्डिंग 4,000, यहाँ पर बाई बिल्डिंग 4,000। ठीक है, तो मैच हो रहा है। अगर मैच नहीं होता है तो या तो कुछ यहाँ प्रॉब्लम हुआ है हम लोग के लिखने में, या फिर ये गलत अगर होता ना तो पहले देखो यहाँ मैच ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस दोनों का इतना आ रहा है ना कैश, ये सारी चीजों का इम्पैक्ट। ठीक है, तो जो भी हो हमें कैश अकाउंट तो प्रिपेयर करने बोला नहीं था, ये जस्ट एक बार चेक करवाने के लिए मैंने कर दिया। हम लोग को बोला था प्रिपेयर करने के लिए हेड ऑफिस का अकाउंट, ये अकाउंट हम लोग जर्नल एंट्री बिना किए नहीं कर सकते। ठीक है, हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है तो इनकॉर्पोरेशन एंट्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच के एसेट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस को टेक ओवर कर लेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 6 मंथ्स का हमें बोला था, तो वही हम लोगों ने दिखाया। तो देखो हम लोग का नॉर्मल जो भी डोमेस्टिक ब्रांच और जो भी हम लोग का इंडिपेंडेंट ब्रांच था, डोमेस्टिक में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेन ब्रांच, जो कि ब्रांच का लास्ट टॉपिक है, फॉरेन ब्रांच। तो इसमें पहले हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा कि फॉरेन ब्रांच में हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं व्हेनेवर ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया एंड फाइनल अकाउंट furnished by branch are in foreign currency, then such foreign branch should convert its trial balance in Indian rupees using AS 11. Branch can be of following two types. Branch can be of two types. ठीक है, तो पहले हम बताते हैं। टॉपिक है हम लोग का फॉरेन ब्रांच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन ब्रांच के केस में हमेशा जो है
ब्रांच हम लोग का फॉरेन में ही रहेगा और हेड ऑफिस इंडिया में रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हेड ऑफिस फॉरेन में है और ब्रांच इंडिया में है, तो भी उसे नाम के अकॉर्डिंग फॉरेन ब्रांच ही बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमेशा ब्रांच फॉरेन में रहेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि हेड ऑफिस या ब्रांच में से कोई एक फॉरेन में है, कोई एक इंडिया में है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि वेन एवर ब्रांच इज आउटसाइड इंडिया, मान लो इंडिया के बाहर अगर हम लोग का ब्रांच है, ठीक है, तो वहां पर जो भी करेंसी चलता होगा, ठीक है, वहां पर जो भी करेंसी चलता होगा उसी करेंसी के अकॉर्डिंग वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, ठीक है, उसी करेंसी के अकॉर्डिंग वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे। जैसे मान लो जहां पर डॉलर चलता है, जहां पर पाउंड चलता है, तो डॉलर जहां चलेगा तो वहां पर डॉलर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। जो जिस कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसी के करेंसी, जो यूजेबल करेंसी है उसके अकॉर्डिंग। अब बाहर का कोई कंपनी जैसे जब इंडिया में आता है तो फिर रुपीस के अकॉर्डिंग ही वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। एंड फाइनल अकाउंट्स फर्निश्ड बाय ब्रांच आर इन फॉरेन करेंसी। और देखो ब्रांच को क्या करना है, अपने फाइनल अकाउंट्स को अपने हेड ऑफिस को ट्रांसफर करना है। तो जब हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगा उसमें फाइनल अकाउंट्स जो बना हुआ है उसमें जो करेंसी यूज है वो उस कंट्री का यूज हुआ होगा। देन सच फॉरेन ब्रांच शुड कन्वर्ट इट्स ट्रायल बैलेंस। तो फॉरेन ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, उसकी ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले। कन्वर्ट करना है यानी सारे आइटम को रुपीस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो तो उस वहां के कंट्री के अकॉर्डिंग वो जो है ट्रायल बैलेंस बना होगा। उसने जब जर्नल एंट्री किया तो कौन से करेंसी पे किया होगा, जो उस जगह का करेंसी है, ठीक है, तो फिर उसका जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस सारे के सारे अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री जो है उनके करेंसी के हिसाब से बना हुआ होगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में, ठीक है। और उसके लिए कौन हेल्प करेगा, अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग AS 11। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे करके अकाउंटिंग करना चाहिए। अब AS 11 हमें गाइडलाइन देता है ये फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेक्स का, ठीक है, कि कैसे करके फॉरेन करेंसी को हमें चेंज करना है। तो वही बोल रहा है। अब इस केस में फॉरेन ब्रांच में जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो जो ब्रांच है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू AS 11 ही पूरा टॉपिक हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ब्रांच यहाँ पर टू टाइप्स होता है। क्या क्या होता है, एक होता है हम लोग का नीफो, ये देखो, एक होता है हम लोग का ईफो। ईफो और नीफो, ईफो का मतलब है इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस, ईफो। नेक्स्ट होता है नॉन इंटीग्रेटेड, नॉट नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, यानी कि नीफो, ठीक है। ये AS 11 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन ब्रांच का जो भी ऑपरेशंस एक्टिविटीज होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस और नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है वो देख। इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस यानी कि एक्टिविटीज, ठीक है, फॉरेन में जो भी एक्टिविटी हो रहा है। अब वो कैसा है एक्टिविटी, इंटीग्रेटेड टाइप है। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए रहना। तो किसके साथ इंटीग्रेटेड है, जैसे कि अगर ब्रांच जो है वो अपने ऑपरेशन या एक्टिविटी के लिए हेड ऑफिस के साथ काफी ज्यादा अटैच्ड है या इंटीग्रेटेड है, ऐसे ब्रांच को बोलते हैं इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस, ऐसे ब्रांच के एक्टिविटीज को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, these are the branch which are fully dependent on head office for purchase or finance or operations। समझो इसका मतलब क्या है।
देखो फॉरेन ब्रांच का मतलब तो इंडिपेंडेंट ही होगा। फॉरेन में अगर कोई ब्रांच है तो क्या वो डिपेंडेंट कभी हो सकता है? अब ये तो कोलकाता से दिल्ली नहीं है कि स्टॉक ट्रांसफर कर दी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए नॉर्मली नहीं, ऑब्वियसली फॉरेन ब्रांच मतलब इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पर मैंने एक डिपेंडेंट लैंग्वेज लिखा है, तो वहां पर इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या था? इंडिपेंडेंट ब्रांच सॉरी डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या था? इसके पहले हम लोगों ने जो डोमेस्टिक ब्रांच पढ़ा है जो कि देश में ही है, ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट में है या फिर एक ही स्टेट में अलग अलग जगह पे है, तो उस केस में क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है कि ब्रांच जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बना सकता है, तो उसको बनाने में हेड ऑफिस हेल्प करता है। उसमें भी हम लोगों ने अलग अलग मेथड देखा था, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मेथड, और ये सारे मेथड्स किस हिसाब से बनाए गए हैं कि ब्रांच कितना मतलब छोटा है। अगर बहुत ज्यादा छोटा ब्रांच है तो स्टॉक एंड डेटर मेथड, थोड़ा सा अगर खुद का ध्यान रख सकता है तो डेटर मेथड, अगर थोड़ा से भी ज्यादा रख सकता है ट्रेडिंग पीएल मेथड, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वहां पर जो है मेनली ऐसे माना, मतलब इस तरीके से कैटेगरी जो है डिवाइड किया गया है कि डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बना सकता है, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, जिसके लिए वो हेड ऑफिस पे डिपेंड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है ये फाइनल अकाउंट्स बनाने पे नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है ये ऑपरेशंस या एक्टिविटी पे है। मतलब अगर कोई एक्टिविटी करना है तो ब्रांच तुरंत हेड ऑफिस से पूछेगा क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम इतना परचेज करना चाह रहे हैं, क्या करें या ना करें, मुझे लोन लेना है, लोन का ये रेट बोल रहा है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मतलब हर एक डिसीजन अगर अपने हेड ऑफिस को पूछ के करता है तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच, और इसका नाम दिया गया एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है। ऐसे ब्रांच जो भी काम करते हैं उनके काम का नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस, ठीक है। और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब तब समझ ही गए होंगे, नॉन इंटीग्रेटेड मतलब जो इतना केपेबल है कि कोई भी डिसीजन लेना है, लोन लेना है, परचेस करना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो वो बार बार हेड ऑफिस को पूछता नहीं, बेसिकली पूछता ही नहीं है, वो उतना ज्यादा अटैच्ड ही नहीं है अपने हेड ऑफिस के साथ, जो भी डिसीजन है खुद ही ले लेता है, कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं। लेकिन ये बात बात पे पूछता है, ठीक है, कि मुझे परचेस करना चाहिए, मुझे लोन लेना चाहिए, मुझे ये एक्टिविटी करना चाहिए, ये पूछते रहता है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड जो जुड़ा हुआ है, नॉन इंटीग्रेटेड जो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड के बारे में कुछ पॉइंट्स और भी लिखवाना है, उसके बाद हम नॉन इंटीग्रेटेड वाला समझाते हैं। यहाँ पर लिखना है फॉलोइंग रेट्स शुड बी अप्लाइड। तो देखो एक रेट चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग इसमें सीखने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि फॉरेन ब्रांच हमें जो ट्रायल बैलेंस भेजेगा उस ट्रायल बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, मतलब वो ब्रांच को ही करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस को इंडियन रुपीस में ट्रांसफर करके देना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए तो एक्सचेंज रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट को कैसे अप्लाई करना पड़ेगा वो देखो। अगर हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है, अभी तो समझ में नहीं आएगा, अभी लिखते जाओ, रेट का एप्लीकेशन समझ में आएगा एक क्वेश्चन करने पे। ओपनिंग स्टॉक है तो क्या रेट लगेगा? फिक्स्ड एसेट और डिप्रिशिएशन है तो क्या रेट लगेगा? करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी पे क्या रेट लगेगा? करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, इस पे क्या रेट लगेगा? ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस पे क्या रेट लगेगा? और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आइटम्स रिलेटेड टू हेड ऑफिस, इस पे क्या रेट लगेगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, क्या क्या हमें चेंज करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में क्या दिखेगा हमें? इनकम, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, ठीक है, ये दिखेगा। अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है तो उसको क्या रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ओपनिंग रेट। अभी लिखते जाओ, कुछ भी इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, आसान होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ब्रांच से ये बहुत ही आसान होता है। तो ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग रेट लगाएंगे। अब ये रेट होगा क्या हम बताते हैं। फिक्स्ड एसेट या डेप्रिसिएशन पे कौन सा रेट लगेगा? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट। करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी पे कौन सा रेट लगेगा? क्लोजिंग रेट।
ऑल इनकम और एक्सपेंसेस पे क्या रेट लगेगा? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और एवरेज रेट, और एवरेज रेट। अच्छा, अब यहां पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के नीचे लिखो फर्स्ट प्रेफरेंस, और एवरेज रेट के नीचे लिखना है सेकेंड प्रेफरेंस। बताएंगे क्या होता है? अच्छा, और इनकम रिलेटेड टू हेड ऑफिस, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, वहां लिखना है रेफर्स बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। यहां पर लिखेंगे रेफर्स बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। अच्छा, अब नेक्स्ट यहां पर एक नोट लिखेंगे, एनी डिफरेंसेस, एनी डिफरेंसेस इन ट्रायल बैलेंस is called exchange difference, exchange difference, ब्रैकेट यहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, which is transfer to statement of PL, to statement of PL। ठीक है, अब देखो मैंने ये जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये जो है ये पॉइंट क्या है वो हम बता देते, कैसे करके इंडियन रुपीज में ट्रांसफर होगा उसका प्रोसेस दिया हुआ है, बट इसका प्रोसेस जो है ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो इंटीग्रेटेड का प्रोसेस मैंने लिखा, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। अब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस का प्रोसेस जो है यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद ही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पर पहले तो इस ब्रांच के बारे में बताते हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया अभी, ठीक है, उसी चीज को लिखवाएंगे। these operations are not related to head office and following rates should be applied for conversion। जैसे कि मैंने बोला, नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब हो जाता है कि ये लोग अगर फॉरेन में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए बार बार जो है अपने हेड ऑफिस को नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया है, दीज ऑपरेशंस आर नॉट रिलेटेड टू हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस से कोई भी एक्टिविटी का ये लोग कोई लिंक यानी कुछ भी पूछताछ नहीं करते, कुछ ओपिनियन वगैरह नहीं लेते हैं, बिल्कुल अकेले अकेले ही काम कर देते। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इसमें हमें रेट्स कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो हमें लिखना पड़ेगा, किस तरीके से रेट अप्लाई। अब रेट का क्यों जरूरत होगा? बिकॉज ट्रायल बैलेंस को हमें इंडियन करेंसी में चेंज करने का जरूरत पड़ेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी, सेम कंसेप्ट ही होगा जैसे इंटीग्रेटेड वाले में था। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो उस पे क्या रेट लगेगा? फिक्स्ड एसेट कॉमा करेंट एसेट, तो उस पे क्या रेट लगेगा? फिक्स्ड एसेट कॉमा करेंट एसेट। अच्छा, ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस, उस पे क्या रेट लगेगा? नेक्स्ट, इनकम रिलेटेड, सॉरी, आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस, आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस, उसमें क्या रेट लगेगा? तो लिखते हैं, देखो, ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग रेट लगेगा, ओपनिंग रेट। फिक्स्ड एसेट या करेंट एसेट में लगेगा हम लोग का क्लोजिंग रेट।
ठीक है। और जब हमें फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट दोनों बता रहा है, इसमें एक चीज और भी लिख लो, यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में ऑल एसेट कॉमा लाइबिलिटी। ठीक है, किसी भी तरीके का एसेट हो या लाइबिलिटी हो उसमें यही कंसेप्ट यूज होगा, क्लोजिंग रेट। ऑल एसेट लाइबिलिटी पे ये एप्लीकेबल होगा। वैसे तो मैंने फिक्स्ड एसेट करंट एसेट लिखा है, बट यहाँ ब्रैकेट में लिख लो ऑल एसेट लाइबिलिटी पे ही क्लोजिंग रेट यूज होगा। ऑल इनकम एक्सपेंसेस पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस रेट और एवरेज रेट, और एवरेज रेट, जिसमें से एवरेज रेट जो है ये हम लोग का सेकंड प्रेफरेंस होगा, और डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। ये हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा, और ये वाला आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस, इसे लेना है रेफर बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ जैसे लिखे हैं वैसे ही एक नोट लिखेंगे, एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोल के, एनी डिफरेंस इन converted trial balance is recognized as foreign currency translation reserve, translation reserve, FCTR, foreign currency translation reserve, currency फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व बोला जाएगा, विच इज सोन इन, के बाद लिखेंगे विच इज सोन इन बैलेंस शीट एज रिजर्व एंड सरप्लस, एज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में ये हमें दिखाना पड़ता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट पूछ सकता है। अच्छा, अब कुछ नोट्स हमें लिखना पड़ेगा। पहला नोट, लगभग 3 नोट लिखना है हमें। ठीक है, फर्स्ट नोट, इफ स्टॉक इज मिसिंग एट ब्रांच calculate it in foreign currency and convert into rupees. ठीक है, convert into rupees. Next, note number 2, if branch manager is to be given commission, is to be given commission, it should be calculated in foreign currency, calculated in foreign currency, then converted into Indian currency, then converted into Indian currency. और एंड का एक नोट, तो यहां पर एवरेज रेट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसका 2 पार्ट करेंगे। एवरेज रेट इफ गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन,
अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फॉलो करना है क्वेश्चन के दिए हुए एवरेज रेट पे। इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में हमें एवरेज रेट नहीं दिया हुआ है, देन कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड एज, कैसे होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज रेट। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पूरा जो है नोट्स एक बार लिखवा दिया, इसी पे बेस करके ही हमें पूरा जो है फॉरेन ब्रांच का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम समझाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फॉरेन ब्रांच का मतलब जरूरी नहीं है कि ब्रांच ही फॉरेन में है, हो सकता है कि ब्रांच जो है इंडिया में है, उसका हेड ऑफिस फॉरेन में है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जब फॉरेन ब्रांच मतलब हम लोग का अगर दो अलग अलग कंट्री के बीच, मतलब दो अलग अलग कंट्री में एक ही ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट एज अ हेड ऑफिस, कुछ पार्ट एज अ ब्रांच हो गया, तो फिर जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है या ट्रेडिंग पीएल मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे, तो वहां पर हमें सारी चीजों को इंडियन रुपीज में चाहिए होगा। बेसिकली अगर हम लोग का मतलब मान के चलो कि हेड ऑफिस इंडिया में है, तो फिर कंसोलिडेटेड करके तो हमें इंडियन रुपीज में ही लाना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को कि हेड ऑफिस नॉर्मली इंडिया में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमें जब ट्रायल बैलेंस को मतलब ये ट्रायल बैलेंस का ही बात क्यों कर रहे हैं, जर्नल लेजर में भी तो हमारा जो है फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस ही दिया हुआ रहेगा, बोलेगा ट्रायल बैलेंस को जो है इंडियन रुपीज में चेंज करो, ठीक है। हम दिखाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर दिखाने से समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन होता है। ये वाला है शायद, हाँ ये वाला, ये देखो हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, ये देखो बॉम्बे और इधर लिखा हुआ है सिडनी, ठीक है, बॉम्बे और सिडनी। ये देखो एसएम लिमिटेड बॉम्बे हैव ए ब्रांच इन सिडनी, यानी कि बॉम्बे यानी इंडिया में जो है हेड ऑफिस है, सिडनी में ब्रांच है, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में ब्रांच है। सिडनी ब्रांच इज इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, और सिडनी ब्रांच कैसा है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन करता है, मतलब जो भी कुछ डिसीजन लेता है बॉम्बे हेड ऑफिस को पूछ के करता है, ठीक है। इंटीग्रल यानी इफो सिस्टम है, ठीक है। अब देखो इसने जब अपना सिडनी ब्रांच ने जब अपना डेटा हमें ट्रायल बैलेंस बना के दिया, नॉर्मली क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ही रहेगा इसलिए मैंने ट्रायल बैलेंस लिखवाया है। तो ये सब देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बना हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैसे पता चला, ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ये है 1000 मतलब इंडियन रुपीज साइन दे दिया, ऑस्टर डॉलर्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ये पूरा दिया हुआ है। हमें इसको कन्वर्ट करना है इंडियन डॉलर में, क्यों, क्योंकि हमें अपने ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब ये हेड ऑफिस जो है बॉम्बे हेड ऑफिस, इसको ये डेटा को ऐड ऑन करना है। जैसे शेयर कैपिटल तो इसका है नहीं कि ऐड ऑन करेगा, ठीक है, मतलब दोनों को कंसोलिडेट करना है, मर्ज करना है। लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सब बात है, ये वैसे भी इंटीग्रेटेड है, पैसे वैसे का जरूरत होता है तो अपने हेड ऑफिस से पूछ लेता है, ठीक है, उनसे मांग लेता है, रिजर्व सरप्लस भी नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, लैंड, लैंड सिर्फ जो है बॉम्बे में है, सिडनी में कोई इनके पास लैंड नहीं है। बिल्डिंग पे इनके पास बॉम्बे में ही है, सिडनी में इनके पास कोई बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व, अब जब बिल्डिंग है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगा, वो भी बॉम्बे में बिल्डिंग है, हेड ऑफिस के पास बिल्डिंग है, उसका ही जो है डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ कुछ कॉन्सोलिडेट या मर्ज करने का जरूरत नहीं हुआ। अब देखो यहाँ भी प्लांट मशीनरी है, यहाँ भी प्लांट मशीनरी है, ये तो डेबिट है ना, ये डेबिट कॉलम है, ये हम लोग का क्रेडिट कॉलम है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग का जो है ये इंडियन रुपीस में दिख रहा है, अब ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। अब हम 2500 के साथ तो 200 ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ये रुपीस में है, ये डॉलर में है, तो मुझे इसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोग सीख रहे हैं, मुझे इसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वही हम लोग सीख रहे हैं, उसके लिए हमें अलग अलग रेट दिया हुआ है। तो अभी हम लोग यही वाला क्वेश्चन करेंगे, और ये हम लोग का इंटीग्रेटेड वाला है, ठीक है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो देखो मैंने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के लिए क्या रेट लिखवाया है, देखो मैंने बोला कि अगर कोई ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो हमें ओपनिंग रेट लेना है। कैसे याद रखोगे, काफी आसान है, ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग रेट ले लो,
फिक्स्ड एसेट या डिप्रिसिएशन है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रेट लेना है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी है, क्लोजिंग रेट लेना है, इनकम एक्सपेंसेस पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेना है, अगर नहीं अवेलेबल हुआ तो एवरेज रेट लेना है। हम समझा भी देते हैं, ये तो हम जस्ट रीड किए जा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। आइटम्स रिलेटेड टू हेड ऑफिस अगर होगा तो क्या होगा, रेफर्स बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट में लेना है, ये आसानी से याद रह जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, फिक्स्ड एसेट और डिप्रिसिएशन को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब जिस दिन हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा है उस दिन का जो रेट था उस रेट पे हमें फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके डिप्रिसिएशन को भी उसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी अगर है तो क्लोजिंग रेट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस का करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी जो है ये हम लोग क्या करेंगे, एसेट लायबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा क्लोजिंग रेट पे, मतलब पूरे ईयर एंड में जो एसेट और लायबिलिटी दिखेगा उसका क्लोजिंग रेट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इनकम एक्सपेंसेस को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन में, क्यों इसका लॉजिक देखो, इनकम एक्सपेंसेस तो पूरे ईयर में कितना बार इनकम हो सकता है, कितना बार एक्सपेंस, जैसे मान लो किसी को सैलरी पे कर रहा है तो पूरे एक 12 मंथ्स में हम लोग कितना बार सैलरी पे करेंगे, 12 टाइम्स। ठीक है, तो हर बार तो जो है रेट चेंज होता है ना, एक्सचेंज रेट तो चेंज होते जाता है, मतलब डॉलर जो है अप्स डाउन तो रोज ही होता है। तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग सैलरी जो पे हो रहा है, सैलरी तो एक लौता एक्सपेंस नहीं है, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, इनकम में सेल्स डिस्काउंट रिसीव बहुत सारी चीज हो सकते हैं। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस है, अगर सभी का अलग अलग रेट हमें दे दिया जाए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का, उसको हम लोग कन्वर्ट करने बैठे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन में ना हमें हमेशा ये दे देता है एवरेज रेट, हमें एवरेज रेट से ही करना पड़ता है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देगा तो क्वेश्चन ही बहुत सारे पेजेस का हो जाएगा, क्योंकि कितना इनकम एक्सपेंसेस पूरे एक साल में हो सकता है। अगर सारे इनकम एक्सपेंसेस का, जैसे इस मंथ का सैलरी का ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, मतलब यहाँ पर जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, मान लो आज किसी को सैलरी मिला तो आज जो रेट था वो लेंगे। ठीक है, कल किसी को सैलरी दे रहे तो उसका रेट, तो ये तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए ये मैंने लिखवा तो दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर क्वेश्चन में देगा तो ठीक है, नहीं तो हमें एवरेज रेट यूज करना है। और आइटम्स रिलेटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई आइटम है तो हमें रेफर करना है बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि देखो अगर हेड ऑफिस हमारा इंडिया में है तो हेड ऑफिस से रिलेटेड कोई आइटम है, जैसे हेड ऑफिस कुछ अमाउंट जो है ब्रांच को भेज रहा है, कुछ स्टॉक भेज रहा है, अगर भेज रहा है तो एक इंडियन रुपीस में रिकॉर्ड तो जरूर होगा, तो हम लोग उसको लेके रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो इसीलिए बोला है रेफर्स बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। अब नॉन इंटीग्रेटेड का कैसे याद करना है, सिमिलरिटीज देखो, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, इसका सारा एसेट लायबिलिटी, इसका सारा एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट, लेकिन इसका फिक्स्ड एसेट हुआ तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी में क्लोजिंग रेट लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इनकम एक्सपेंसेस इसका भी सेम है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या एवरेज रेट, और आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस अगर होगा तो सेम चीज है, रेफर्स बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, अच्छा अब जब ट्रायल बैलेंस में हम लोग जो है डेटा रेट पुट करके जब डेटा चेंज करेंगे तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, तो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है उसको बोला जाता है एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाले में, और नॉन इंटीग्रेटेड वाले में जो डिफरेंस आएगा उसका नाम होता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कोई स्टॉक मिस होता है, स्टॉक अगर नहीं दिया हुआ है ब्रांच में, तो हमें उसे कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन पहले फॉरेन करेंसी में फिर उसे हम लोग इंडियन रुपीज में चेंज करेंगे। अगर ब्रांच मैनेजर को हम लोग कोई कमीशन दे रहे हैं, उसका कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, तो कैलकुलेशन होगा फॉरेन करेंसी में, अगर वो ब्रांच फॉरेन में है उसके बाद उसे इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे। एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट होगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन इतना कुछ हम लोगों ने देखा, तो एक क्वेश्चन तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कि कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो,
एस एंड एम लिमिटेड बॉम्बे हैव ए ब्रांच इन सिडनी। जैसे मैंने बोला सिडनी जो है ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन करता है और इसका ये सारा डेटा दे दिया हुआ है। नीचे देखो स्टॉक दे दिया है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है बॉम्बे का, सिडनी का। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस। मैंने बोला ना ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने हमें क्वेश्चन में देगा। एक्सचेंज रेट हमें बता दिया है, ओपनिंग दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक के लिए यूज करेंगे। क्लोजिंग रेट दे दिया है, क्लोजिंग रेट जहां जहां लगेगा वहां यूज करेंगे। एवरेज रेट गिवन है, फिक्स्ड एसेट का भी रेट गिवन है, तो ये सारे रेट को हमें यूज करना पड़ेगा। काफी आसान है, सिर्फ रेट यूज करके मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस का नाम लिख देना है, बस इतना सा ही काम करना है। अच्छा तो यहाँ पर प्रिपेयर करते देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रायल बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच इन रुपीस। रुपीस में हम लोग ट्रांसफर करने वाले। एज ऑन 31st ऑफ मार्च, देखते हैं 31st ऑफ मार्च 2002, 31st ऑफ मार्च 2000। अच्छा कॉलम क्या क्या बनेगा, एक तो जैसे ट्रायल बैलेंस में हम लोग पर्टिकुलर्स वगैरह लिखते हैं वो बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जगह लेकिन चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर्स। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये हमें गिवन होगा। अच्छा फिर यहाँ पर हम लोग एक्सचेंज रेट जो यूज होगा वो लिखेंगे, एक्सचेंज रेट जो अप्लाई करेंगे वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर इंडियन रुपीज में ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर लिख देंगे डेबिट इन रुपीज और क्रेडिट इन रुपीज, बस यही हमें करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग आइटम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इसको सबसे पहले यहाँ पर आइटम लिखते हैं क्या क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल तो है नहीं, रिजर्व सरप्लस नहीं है, तो कन्वर्जन किस बात का। लैंड बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 200, यहाँ पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी 200, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 200। पहले सारे आइटम लिख लेते हैं फिर एक्सचेंज रेट लिख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आ जाएगा हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व 130, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये तो हेड ऑफिस का है, ये तो ऑलरेडी इंडियन रुपीज में है, हमें इधर वाला लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व क्रेडिट साइड में 130, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व 130 क्रेडिट साइड। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी के बाद डेटर क्रेडिटर दोनों ही लिखना पड़ेगा, डेटर और क्रेडिटर ऐसे स्लैश देके ही लिख देते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने लिख रखा है। तो कौन सा वाला लेना है हम लोग को, इधर वाला 60-30। तो यहाँ पर डेबिट कॉलम में 60 और क्रेडिट कॉलम में 30। अच्छा डेटर क्रेडिटर के बाद आ जाएगा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 14 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक ओपनिंग है और स्टॉक जो है वो है 20, ठीक है, स्टॉक हो गया 20। उसके बाद ब्रांच स्टॉक रिजर्व, वो तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड करता है, ब्रांच पे है भी नहीं, हमें क्या देखना है, हमें ये लास्ट का 2 कॉलम देखना है, ठीक है। ये सारे आइटम जैसे ये वाला लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस 10, तो ये लिख लेते हैं कैश एंड बैंक डेबिट आइटम 10, ठीक है। कैश एट बैंक के बाद हो जाएगा परचेज एंड सेल 20 और 123, परचेज एंड सेल, परचेज स्लैश सेल्स 20 और 123। अच्छा परचेज सेल के बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 5, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये एक्चुअली हेड ऑफिस बोल रहा है, हम लोग चाहे तो इसका लैंग्वेज थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लाइक गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 5, ठीक है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 5 हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या लिखें, वेजेस सैलरी रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस 45, 12 और 18, वेजेस सैलरी रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस सैलरी
रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब अमाउंट लिख लेते हैं। वेजेस सैलरी है 45, 12 और 18, 45, 12 और 80। अच्छा, इसके बाद कमीशन रिसिप्ट 100 और ब्रांच वाला अकाउंट कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट 100। और यहाँ पर ब्रांच और हेड ऑफिस दिया हुआ है, दोनों नहीं लिखना है। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस पे हेड ऑफिस का करेंट अकाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हेड ऑफिस करेंट अकाउंट, हेड ऑफिस करेंट अकाउंट 7 दिया हुआ है क्रेडिट साइड में। ठीक है, पहले क्या किया, ट्रायल बैलेंस के आइटम को लिख लिया। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है कि किसमें क्या रेट लगाना है। ठीक है, तो हमें ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये देखो करते करते याद करना पड़ेगा। हम लोग कौन सा कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड, क्वेश्चन में बता ही दिया है इंटीग्रेटेड। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, फिक्स्ड एसेट के लिए और डिप्रिसिएशन के लिए डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी के लिए क्लोजिंग रेट, और इनकम एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नॉर्मली एवरेज रेट ही रहेगा, और हेड ऑफिस रिलेटेड कोई आइटम हुआ तो हेड ऑफिस का बैलेंस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर रेट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम दूसरे वाला कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का प्लांट मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेना चाहिए। फिक्स्ड एसेट का डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे दिया है $18। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट में 18 लिखेंगे। 18 के साथ 200 मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में, डेबिट आइटम है तो उसका कन्वर्जन भी डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। अच्छा, प्लांट मशीनरी अगेंस्ट प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि फिक्स्ड एसेट और उसका डेप्रिसिएशन सेम रेट पे होता है। तो 18 इंटू 130, 18 इंटू 130 कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 18 इंटू 130, 2340, तो इधर आ जाएगा 2340। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर डेटर क्रेडिटर। तो डेटर क्रेडिटर ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमें किसमें लेना है, ऑल एसेट और लाइबिलिटीज को, ये देखो यहाँ पर एसेट और करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे लेना है। ठीक है, करते करते आदत हो जाएगा, क्लोजिंग रेट पे लेना है। तो चलो क्लोजिंग रेट देखते हैं। क्लोजिंग रेट है $24। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे $24। तो 24 इंटू 60, 24 इंटू 60, 24 इंटू 30, तो 24 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 1440, और 24 इंटू 30 ये हो जाएगा 720, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट लेना है। तो ओपनिंग रेट कितना है, $20। तो यहाँ पर लिख लेंगे $20। तो ये यहाँ लिख दिया मैंने $20। 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400, तो 400 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद कैश एट बैंक, तो फिर से एसेट हो गया। एसेट को हमें क्लोजिंग रेट पे लेना है जो कि है हम लोग का 24। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये 24, 24 इंटू 10, 240। डेबिट आइटम को डेबिट में लिखो, क्रेडिट आइटम को क्रेडिट में, और कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब ये देखो कैश एट बैंक हो गया। परचेज एंड सेल्स, ये तो इनकम एक्सपेंसेस हो गया। सारे इनकम एक्सपेंसेस का डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, नहीं तो एवरेज रेट, हमें एवरेज रेट लेना चाहिए। 22 दे दिया है, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कभी नहीं देगा क्वेश्चन में। तो 24 हो जाएगा, परचेज एंड सेल्स 24। तो 24 इंटू 20, 480। ठीक है, 24 इंटू 20 हम लोग का हो जाएगा 400, 24 नहीं, शायद मैंने गलत लिखा ना, 22 होगा। एवरेज रेट तो 22 है। 22 इंटू 20, 22 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 440। ठीक है, अच्छा और 22 इंटू 123, 2706। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस ने कुछ स्टॉक ट्रांसफर किया है, तो फिर वो तो इंडियन रुपीज में दिख रहा होगा। तो इंडियन रुपीज में देखते हैं एक्चुअली कितना दिख रहा है। ये देखो, गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने 100 रुपए का, रुपए यानी हमारे देश का करेंसी उसमें भेजा है, जिसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वैल्यू है 5। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 100 ले लेंगे। कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि अगर हेड ऑफिस रिलेटेड कोई आइटम है तो हेड ऑफिस के अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है वही ले लेंगे, क्योंकि 5 रुपीज जो हमें डॉलर में दिख रहा है उसका एक्चुअल रेट हमें पता है। ठीक है, एक्चुअली कितना है वो 100 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्चुअल 100।
अच्छा, इसके बाद वेजेस, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ये सब इनकम एक्सपेंसेस है। कमीशन रिसिप्ट हम लोग का इनकम है, तो ये सब एवरेज रेट पे जाएगा। एवरेज रेट हम लोग का 22 है, तो 22 22 22 और ये भी 22। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 45 990। अच्छा, 22 इंटू 12 22 इंटू 12 264। अच्छा, 22 इंटू 18 396। 22 इंटू 100 क्रेडिट साइड में चला जाएगा 2200। ठीक है, और ये जो 7 है ये हेड ऑफिस का, देखो ये भी क्या है, ये बोल रहा है कि हेड ऑफिस के करंट अकाउंट, तो ये किसके बुक्स में दिख रहा होगा, ये ऑब्वियसली ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस दिख रहा होगा। ये देखो, इसका मतलब ये दोनों ट्रायल बैलेंस जब टैली हो रहा है तो ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो ऑपोजिट तो है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इक्वल भी है, मतलब एक्चुअली 120 इंडियन रुपीज इक्वल टू 7 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑन दैट मोमेंट है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 7 का इंडियन वैल्यू पता है, तो हम लोग उसको 120 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्चुअल जो वैल्यू है दैट इज 120। ठीक है, अब हम लोग जब ट्रायल बैलेंस को ऐड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर दिखेगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग रेट पे ऐड कर चुके हैं। अब डिफरेंसेस को हमें लिखना पड़ेगा। डिफरेंस का हमें क्या नाम देना पड़ेगा, ये देखो इंटीग्रेटेड वाले में हमें डिफरेंस का नाम देना पड़ता है, ये देखो एनी डिफरेंस अगर आता है एक्सचेंज डिफरेंस बोल के। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस आता है एक्सचेंज डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर बोल के। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा, जरूर आएगा डिफरेंस। ठीक है, अब चेक करते हैं कितना डिफरेंस आता है। तो ये कितना है, 2340 प्लस 720 प्लस 2706 प्लस 2200 प्लस 120, तो ये हो गया 8086। 8086 हम लोग का क्रेडिट हो गया, हम यहाँ पर लिख रहे हैं रफ के अकॉर्डिंग 8086। और डेबिट देख लेते हैं तो डिफरेंस पता चल जाएगा। डेबिट कितना है, 3600 1440 1440 प्लस 640, ये दोनों को मिला के, और 540 990 264 396 396, तो ये हो गया 7870। अच्छा, यहाँ लिखते हैं 7870, ये डेबिट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का इधर बैलेंस आएगा, क्योंकि ये हम लोग लिख सकते हैं जो मतलब ज्यादा वैल्यू है वही हम लोग का टोटल होगा। यहाँ हो जाएगा 8086, इधर भी लिखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए 8086। अब डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जैसा हम लोगों ने AS11 में हमें इंफॉर्मेशन, एक्चुअली AS11 जो है वो होता है, ठीक है, मतलब अकाउंट्स का ही पार्ट है। अब ग्रुप 1 में होगा तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ब्रांच खत्म होने से इस क्लास में ए से स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर अगर फॉरेन ये AS11 रहेगा तो हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं एक्सचेंज डिफरेंस को, कितना आ रहा है देखो। एक्सचेंज डिफरेंस हम लोग का आ जाएगा 7870 8086, तो हो गया 260। ठीक है, 216 हो गया, तो ये हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा। तो काफी आसान है। फॉरेन ब्रांच में जो है इसका ट्रायल बैलेंस को ही हमें कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा कि इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट करने का क्या रूल्स है, जो भी हम लोग का ब्रांच का ट्रायल बैलेंस का आइटम होगा वो लिखना है हमें अकॉर्डिंग टू द जो मतलब जो फॉरेन करेंसी में है वो। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा वो लिख के यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखना है, जो डिफरेंस निकलेगा उसे एक्सचेंज डिफरेंस लिखना है, अगर वो इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन करता है तो। और अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता है तो उस डिफरेंस का नाम कुछ अलग होता है। ठीक है, और नॉन इंटीग्रेटेड के केस में रेट लगाने का जो है कुछ कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे इसका ओपनिंग स्टॉक इसका ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट में लगेगा। यहाँ पर कुछ भी एसेट लाइबिलिटी हो
फिक्स्ड करेंट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड लाइबिलिटी, सॉरी फिक्स्ड एसेट हो, नॉन करेंट लाइबिलिटी हो, करेंट लाइबिलिटी हो, सभी का क्लोजिंग रेट में होगा। इनकम एक्सपेंसेस जो है एवरेज रेट में होगा, और आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस हमें एक्चुअल रेट में लेना पड़ेगा। अब आइटम रिलेटेड टू हेड ऑफिस कौन सा पता चलेगा, जैसे मान लो हेड ऑफिस ने कुछ स्टॉक ट्रांसफर किया है तो वो अपने पास भी रिकॉर्ड करेगा, तो वो एक्चुअल रेट पे ले लेंगे। जैसे हेड ऑफिस ने जो स्टॉक ट्रांसफर किया वो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था $5, तो हम लोगों ने हेड ऑफिस के वहां पर देखा लेजर में कि हाँ ₹100 दिखा रहा है, तो फिर हम लोग 100 लिखेंगे। और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इसलिए हमें एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ेगा। और बस सही तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डिफरेंसेस देखना है, और डिफरेंस जो है अकॉर्डिंग टू ईफो के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर और कौन सा क्वेश्चन किया जा सकता है, देखो ये तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर, मैंने ये शायद 16 दिखा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार नोट डाउन करवाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग का फॉरेन ब्रांच का हो सकता है। एक है क्वेश्चन नंबर 15, वो हम लोग कर सकते हैं, और एक शायद क्वेश्चन नंबर 10, और एक कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद और 2 या 3 क्वेश्चन है। तो ठीक है, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं कर रहे, बस फॉरेन ब्रांच का ही हमें करने से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा।